हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज की क्लास नंबर 29 और टॉपिक नंबर 15 सर्वोच्च न्यायालय उसका पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 या भाग 5 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय या ऑप्शन नंबर डी भारत का महाधिवक्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया है। संसद से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगर सदन पूछ ले संसद के तो 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा को प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को द्वितीय या उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में दिया गया है। राज्यसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अनुसार, चार्टर अधिनियम 1853 के अनुसार, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय संविधान 1950 के अनुसार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1950 के संसद के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन या ऑप्शन नंबर सी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अधीन या ऑप्शन नंबर डी भारतीय संविधान के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 9 या ऑप्शन नंबर डी 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। उसके बाद है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? 20, 22, 25 या 33? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 33। सर्वोच्च न्यायालय के संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत यह व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधि मंत्रालय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। संसद की संरचना या गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है। इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना के बारे में संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया है। लोकसभा की संरचना के बारे में वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में दिया गया है। लोकसभा को प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को द्वितीय या उच्च सदन भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75 में, इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए, यानी कि योग्यताओं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 सब क्लोज 3 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक
न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, वह किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो और 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में, या ऑप्शन नंबर सी वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो और उपयुक्त में से कोई भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी अगर वह इसके पास योग्यताएं हैं तो वह सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। अगला क्वेश्चन है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 127 में दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्रांस से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में संविधान के अनुच्छेद 127 में वर्णन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में, या इनमें से सभी में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में। इनकी नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है और इनकी नियुक्ति के बारे में वर्णन संविधान के अनुच्छेद 127 में दिया गया है, 127 में। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कब होती है? जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं, या ऑप्शन नंबर बी स्थायी न्याय नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, या ऑप्शन नंबर सी न्यायाधीशों के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, या न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों को कोरम गणपूर्ति नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जब न्यायालय के किसी स्तर के लिए न्यायाधीशों की का कोरम या गणपूर्ति पूरी नहीं होती तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? 20 वर्ष, 10 वर्ष, 8 या 25 वर्ष? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसे कम से कम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में यानी अधिवक्ता के रूप में कार्य किया होना चाहिए, तभी वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए पात्र हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65, 60, 62 या 58? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार, असमर्थता, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। कदाचार और असमर्थता के मामले में न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है और न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल से पूर्व हटाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 4 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद द्वारा किस तरह महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकती है?
ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन नंबर बी संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत से। या ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा। या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति वीपी जीवन रेड्डी, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी या न्यायमूर्ति एसपी भरूचा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध लाया गया महाभियोग का प्रस्ताव जो कि 1993 में लाया गया था वो असफल रहा था। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रति माह 2,80,000 रुपये वेतन मिलता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 125 में 125 में इनके वेतन एवं भत्तों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। तो अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख रुपये प्रति माह मिलते हैं और मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। और जब ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो इनके अंतिम महीने के समय जो सैलरी होती है उसका 50% इनकी पेंशन निर्धारित की जाती है। इनकी पेंशन निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ऑप्शन नंबर ए जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस मेहर चंद महाजन, ऑप्शन नंबर सी जस्टिस PN भगवती या ऑप्शन नंबर डी जस्टिस BK मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जस्टिस M हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है सेवानिवृत्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च एवं उच्च दोनों न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी किसी भी न्यायालय में वे वकालत नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय में के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 138 में दिया गया है कि संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 138 आर्टिकल 138 में है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, हिंदी व इंग्लिश दोनों या 8वीं सूची में शामिल किसी भाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक काम के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, अधीनस्थ न्यायालय या निर्वाचन आयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, संसद के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन या प्रधानमंत्री के अधीन है। तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका का स्वरूप विकेंद्रीकृत है, एकीकृत है, सामूहिक है, व्यावहारिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका मौलिक अधिकार है, पुनर्वाहिक अधिकार है, परामर्शीय अधिकार है या बहुमुखी अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव के विवादों को सुलझाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है संविधान के अनुच्छेद 124 में, 137 में, 143 में या 148 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री अनुच्छेद 143 में बनाया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर राष्ट्रपति यदि चाहे तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या लोकसभा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 137 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? स्वयं अपने निर्णय का पुनर्निरीक्षण, देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनर्निरीक्षण, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनर्निरीक्षण या संविधान की आवधिक पुनर्निरीक्षण? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनर्निरीक्षण न्यायिक पुनर्निरीक्षण कार्य का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। यदि कोई कानूनी आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, निचले न्यायालयों के आदेश का पुनरावलोकन करना, निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना, कानून का इस दृष्टि से परीक्षण की क्या उसके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है या केवल यूके में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूएसए में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। उसके बाद है, केंद्र एवं राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता वह है परामर्शदात्री, अपीलीय, संवैधानिक या प्रारंभिक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 131 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की शक्तियों से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 131 में किया गया है। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच मध्य विवादों का निपटारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद, मूल अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध मामला, किसी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिकृत होने से, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त ए और बी दोनों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दो अथवा दो से अधिक राज्यों को न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 131 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उपर्युक्त दोनों में, इनमें से किसी में नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में दायर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को, लोकसभा अध्यक्ष को या उपयुक्त सभी को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए, कंपनी द्वारा मजदूरी बढ़ाने के लिए या सरकार के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, किसी अधिकारी को सरकारी निर्देश निभाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश के
जारी किया जाता है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।